हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआरवी इंटर कॉलेज आर्ट से आप लोगों की केमिस्ट्री कक्षा को ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को जानकारी भी है और इसके साथ ही आप लोगों को बताता रहता हूं कि कोरोना काल में हम लोगों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है और जब भी बाहर निकलें तो आप अपने चेहरे को मास्क से कवर करके निकलें अथवा तौलिए से मुंह को ढककर, सिर को ढककर निकलें। और मैंने आपको बताया था कि आप सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है और उसको अपडेट करना है। इसके अलावा अभी एक और नया ऐप आया हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश शासन ने लॉन्च किया है, जिसको आयुष कवच ऐप कहा जाता है। इसमें भी हमको कोरोना से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और इसके साथ ही हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है उस सब के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहती है। तो बच्चों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में आयुष कवच ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, उसको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। और आप लोगों ने आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर लिया है, इसकी जानकारी मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप पर आप डाल देंगे। जिन लोगों को मेरा नंबर पता ना हो तो मैं नंबर यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों, आप मेरा मोबाइल नंबर है 94 154 37 598। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जिससे कि मैं कंफर्म कर लूंगा कि कितने बच्चों ने आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो ठीक है बच्चों, आप आयुष कवच ऐप डाउनलोड करेंगे और इसकी सूचना मुझे देंगे। तो अब अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल के पश्चात वैद्युतपघटनिक सेल को पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ सवालों को हल किया था। किसी इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ हमको मिलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई थी। तो उससे संबंधित कुछ सवालों को और हल करते हैं आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, NaCl गलित, ये पिघली हुई अवस्था में लेते हैं हम, गलित Pt इलेक्ट्रोडों पर यदि हम NaCl के पिघले हुए विलयन को भरकर वैद्युत अपघटन कराएंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के द्वारा, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, आप लोगों को जानकारी है इस बात की। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलेंगे ये हमको पता लगाना है और ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखें तो NaCl गलित अवस्था में है तो ये हमको देगा Na+ और साथ में Cl नेगेटिव। चूंकि जल इसमें है नहीं तो जल से संबंधित कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे इसको हल करने के लिए हम। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, एनोड जो कि प्लस इलेक्ट्रोड होता है पर ऑक्सीकरण होता है, इस टर्म को लिख लिया हमने, और बगल में लिख लेते हैं कैथोड माइनस होता है पर अपचयन। तो देखिए एनोड प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाला है, जब Cl नेगेटिव पहुंचेगा और कुछ है भी नहीं तो हमको मिलेगा Cl नेगेटिव और ये ऑक्सीकृत होकर देगा 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा एनोड उत्पाद हो गया, एनोड उत्पाद Cl2। और अगर हम कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर देखें तो जाएगा वहां Na+
कोई दूसरा है भी नहीं, तो यही अब चेक होगा और हमको मिलेगा Na+। ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके देगा Na। तो कैथोड उत्पाद बन गया, कैथोड उत्पाद बन गया Na। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कैथोड पर सोडियम मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगा। क्लोरीन गैस, सोडियम धातु है और क्लोरीन ये गैसीय अवस्था में मिलेगा, धातु है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। NaCl ही लेंगे, लेकिन अब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी जली विलयन, एक लिया हमने, इलेक्ट्रोड वही है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो अब इसमें देखिए NaCl तो आयनिक कर देगा, Na+ और Cl नेगेटिव भी देगा, लेकिन इस बार हमको जल, जो Aq का मतलब जली विलयन होता है, तो जल को इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। एनोड पर नेगेटिव क्लोराइड आयन पहुंचेगा, Cl- और साथ में H2O पहुंचेगा, और वही कौन सा वाला होगा, ऑक्सीकरण वाला, जिसकी स्थिति आप लोग जानते हैं, और वो है 21वें नंबर पर, 21वां। और इसके ठीक नीचे रखा है 22वें नंबर वाला Cl-। तो अगर इन दोनों में देखें तो SRP कम तो होगा किसका, H2 होगा, लेकिन बात यह है कि 21 और 22 में इनके स्थानों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, और NaCl जब हम लेंगे तो Cl नेगेटिव की सांद्रता अधिक होती है, ध्यान रखिए, अधिक सांद्रता। और अगर H2O के ऑक्सीकरण के बाद जो ऑक्सीजन बनता है उसकी क्रिया के बारे में देखें तो बहुत मंद गति से होती है, ये मंद प्रक्रिया है, ध्यान रखना है बच्चों, आपको इसको याद कर लेना है। ये मंद प्रक्रिया है, इस वजह से H2O का ऑक्सीकरण ना होकर क्लोराइड आयनों का ही ऑक्सीकरण होगा, ध्यान रखना है। जब हम NaCl के जली विलयन का अक्रिय प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों द्वारा वैद्युत अपघटन कराएंगे तो वहां H2O ऑक्सीकृत नहीं होगा, बल्कि Cl नेगेटिव का क्लोराइड आयनों का ऑक्सीकरण होगा, और हमको पहले की तरह क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो इक्वेशन बना लेते हैं। Cl नेगेटिव देगा 1/2 Cl2, साथ में एक इलेक्ट्रॉन, तो हमको मिलेगा एनोड उत्पाद Cl2। लेकिन देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर अपचयन होता है, किसका किसका होगा, ये है Na+, यहां से मिला NaCl से, और जो भी हमने जली विलयन ले रखा है तो साथ में H2O होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा, ये अपचयन वाला, और आपको पता है इसका क्रमांक क्या होता है, 7। देखिए 7वें नंबर पर रखा हुआ है रिडक्शन वाला, और ये Na+ अगर आप देखें तो ECS में इसका क्रमांक बनता है 4, तो 7वें वाले का SRP अधिक होगा, और जिसका SRP अधिक होता है अपचयन उसी का होगा। ये देखिए शुरुआत में ही हमने लिखा हुआ है, कैथोड नेगेटिव पर रिडक्शन किसका होगा, जिसका SRP अधिक होगा, यानी वो ECS में नीचे रखा होगा। तो दोनों में अगर तुलना करें Na+ और H2O में, तो 7वें नंबर वाला H2O का SRP अधिक है, नीचे रखा हुआ है, तो इसी का अपचयन होगा, और अपचयन के लिए इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो जब H2O अपचयन होगा, इसको हम पहले तो टिक लगा लेते हैं, यहाँ H2O का अपचयन होगा, तो H2O के अपचयन से हमको मिलता है हाइड्रोजन, और साथ में OH नेगेटिव। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2H2O हो जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये बैलेंस हो गया, वही समीकरण मिल गया, 2H2O + 2E नेगेटिव इक्वल्स H2 + 2OH नेगेटिव। तो हम देख पा रहे हैं अब हमको कैथोड पर मिलेगा H2 हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस,
कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। और बच्चों इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं NaOH का निर्माण करने में। आप लोगों को याद होगा 11 में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पढ़ा है, जिसका निर्माण आपने कास्टनर केल्नर सेल द्वारा किया था। और एक और मेथड होता है उसका नेल्सन सेल, वहां पर NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया गया था। तो वैद्युत अपघटन कराने पर हमें यही प्रोडक्ट मिले थे, कैथोड पर हाइड्रोजन मिला था, एनोड पर क्लोरीन मिला था। और ये गैसीय अवस्था में रहने के कारण पृथक हो जाते हैं। जो शेष बचता है वह है Na+ और OH नेगेटिव आपस में मिलकर बना लेता है NaOH। तो बच्चों ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपने आज यहाँ पर देखा, इसको समझा। ये बोर्ड एग्जाम में सीधा आया हुआ है। और इसके अतिरिक्त आप जो और सवाल हल करेंगे तो उनमें भी इसी जानकारी का उपयोग कर लेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि इस सीरीज में मैंने आपको बताया था SO4-2 और NO3 नेगेटिव, इनका ऑक्सीकरण कभी नहीं होगा सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन एक केस ऐसा होता है जब SO4-2 का ऑक्सीकरण हो जाता है, और वो कंडीशन मैं यहां लिख देता हूं SO4-2, ये सल्फेट है। ये जब उच्च सांद्रता में लिया जाएगा, उच्च सांद्रता, और इसमें अधिक धारा प्रवाहित की जाएगी, उच्च धारा घनत्व लेंगे, धारा घनत्व, तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा H2O8-2। H2 बैलेंस करेंगे तो यहाँ इसको हम 2 का गुणा कर देंगे तो आवेश हो जाएगा -4, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। H2O8-2 को हम कहते हैं पर डाई सल्फेट, और ये मार्शल के अम्ल का, मार्शल का अम्ल जो कि H2H2O8 होता है उसका नेगेटिव का ऋण आयन। ठीक है बच्चों, ये विशेष परिस्थिति में सल्फेट मूलक का ऑक्सीकरण होगा। इसका उपयोग वैसे आपके पाठ्यक्रम में तो है नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसको हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने इन क्वेश्चंस को देखा, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको होमवर्क में हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपके लिए। CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर हमको वैद्युत अपघटन कराना है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लेटिनम क्रिया नहीं करेगा, और CuCl2 ये Cu+2 देगा और Cl- देगा। ठीक, तो जब हम वैद्युत अपघटन कराएंगे तो चूंकि इसमें जल उपस्थित है, तो देखिए पहले की तरह बिल्कुल यहाँ पर जैसे Cl नेगेटिव और H2O दोनों रहेगा, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव का ऑक्सीकरण होगा तो क्लोरीन गैस हमको प्राप्त होगी। और अगर हम इस तरफ देखें तो कॉपर होगा और साथ में जल होगा, तो कॉपर नीचे रखा हुआ है तो अब चैन कॉपर का होगा। तो इस स्थिति में कॉपर हमको कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके कैथोड और एनोड प्रोडक्ट आपको अपनी कॉपी में हल करके निकाल के लिखना है। मैंने आपको बताया कि हमको एनोड पर मिलेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पर मिलेगा कॉपर। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों अभी आपने देखा कि वैद्युत अपघटन द्वारा कौन से उत्पाद हमको प्राप्त होंगे। एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, ये आप लोगों ने जान लिया अभी। अब इसके पश्चात हम ये जानेंगे कि जो पदार्थ हमको एनोड और कैथोड पर प्राप्त हुआ है उसकी मात्रा कितनी है। यदि कोई गैस है तो कितना आयतन उसका बना और कितने उसके मोल प्राप्त हुए।
तो इसको हम कहेंगे वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त उत्पाद का मात्रात्मक आकलन। और इसके लिए फैराडे के नियमों को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अब आप अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पादों का मात्रात्मक आकलन। मात्रात्मक आकलन, इसके अंतर्गत हम कैलकुलेट कर सकते हैं W, V और N। W का मतलब ग्राम में मात्रा, V का मतलब हो जाएगा आयतन और N का मतलब हो जाएगा मोलों की संख्या। तो मात्रात्मक आकलन करने के लिए हम फैराडे के नियमों का उपयोग करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, इन्होंने दो नियम दिए, कोष्टक में हम लिख सकते हैं दो नियम। तो अब नंबर 1 में हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम, ये दोनों ही नियम लिखने को भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको हमें इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। और इसके अलावा सवाल भी इससे बन सकता है, तो सवाल तो लगाएंगे ही, लेकिन इनको भी आप याद रखेंगे। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, कोष्टक में भार भी लिख लेते हैं W और लिख लेते हैं इसको। W प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हम आवेश प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड पर, जो पदार्थ हमको प्राप्त होगा वह उतनी ही अधिक मात्रा में होगा। तो अगर इससे हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो हमको मिलेगा W समानुपाती Q। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, W बराबर Z इंटू Q, जहां पर Z कहलाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए ये कैसे निकाला जाएगा। तो अगर इसी फॉर्मूले में हम रख देते हैं, इसको पहले तो इक्वेशन 1 मान लें। अब यदि हम रख देते हैं Q बराबर 1 कूलम, बेहद महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं आपने निकाली हुई हैं। तो हम Q की वैल्यू 1 कूलम यदि रख देते हैं तो हमको मिलेगा, देखिए W बराबर Z, या लिख सकते हैं Z बराबर W। तो यहां से Z की परिभाषा हम लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख भी लेंगे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हम देखते हैं यदि हम 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। पहले तो एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। Mg+2
ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg बनाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो इसको? ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 मोल। लिख देता हूं मैं नीचे 2 मोल। ठीक, और 2 मोल से यहां मैग्नीशियम मिला, तो मैग्नीशियम कितना मिलेगा? यहां एक परमाणु है, यानी 1 मोल परमाणु मिले हमको, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 24 ग्राम। ये क्या होगा? Mn, मतलब मोलर द्रव्यमान। ये हमने इसलिए लिखा मोलर द्रव्यमान, परमाणु इसलिए नहीं लिखा परमाणु भार, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि हमको अणु मिले, तो चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो, उसका मोलर मास क्रमशः अणु के लिए अणुभार और परमाणु के लिए परमाणु भार हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसमें हम चूंकि इसे अप्लाई करके देखें तो हमको पता चलेगा, चूंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से प्राप्त Mg बराबर है 24 ग्राम। और आप लोगों को जानकारी है, मैंने पहले आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 96,500 कूलम। ठीक, तो आवेश के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, 2 गुणा 96,500 कूलम से प्राप्त Mg बराबर 24 ग्राम। 2 गुणा 96,500 कैसे हुआ? समझ में आया ना? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 96,500 कूलम, जिसको हम 1 फैराड भी कहते हैं। आप लोगों को पता है इस बात को? तो ये 2 गुणा 96,500 कूलम से प्राप्त Mg हो गया 24 ग्राम। इसलिए 1 कूलम से प्राप्त Mg हो जाएगा 24 बटे 2 गुणा 96,500। इतनी बात समझ में है बच्चों? तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये वैल्यू हो जाएगी Z फॉर Mg बराबर 24 बटे 2 गुणा 96,500। ठीक है बच्चों? तो इससे अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो वो बनेगा हमारा Z बराबर, देखो 24 क्या था? मोलर मास था, तो इसको हमने लिख दिया Mn। ये केवल आप M लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। बटे ये जो 2 है, ये इस अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है, जिसको हम कहते हैं N फैक्टर। इसको हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, अब सवालों में और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपको बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम सवाल लगाएंगे। तो ये होगा N फैक्टर इंटू 96,500। ठीक है बच्चों? जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम M नहीं लिखना चाहते हैं, केवल M लिखना चाहें, तो फॉर्मूला हो जाएगा M बटे 96,500 इंटू NF। NF को बाद में लिख दिया, आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। तो इस वैल्यू को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी कॉपी में, उसके नीचे लिखेंगे हम समीकरण 1 में रखने पर ये इक्वेशन 1 है। तो W बराबर मिलेगा, Z की वैल्यू रखते हैं वहां से, M बटे 96,500 गुणा NF और ऊपर है Q, तो Q लिख दिया। अच्छा, Q बराबर होता है I इंटू टी, तो वो भी रख सकते हैं हम। तो M गुणा I इंटू टी बटे 96,500 गुणा NF। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। तो बच्चों अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ तो बच्चों अभी आपने फैराडे का पहला नियम पढ़ा, इसमें फॉर्मूले भी ड्राइव किया हमने। अगर उस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलते जाएं तो हमें कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे, क्योंकि सवालों में बहुत ज्यादा
काम आएंगे और उससे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। तो उन फॉर्मूलों को हम यहाँ नोट के अंतर्गत लिख लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमने लिखा था W बराबर n अपॉन 96,500 इंटू n फैक्टर और ऊपर था Q। तो देखिए, यदि हम m को इस तरफ ले आते हैं तो जाएगा W बटे m बराबर Q अपॉन 96,500 इंटू n फैक्टर। W बटे m होता है मोलों की संख्या, n यहां लिख देता हूं मैं मोलों की संख्या, n बराबर फॉर्मूले मिला हमको Q बटे 96,500 इंटू NF। ये बेहद महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम सवालों में करेंगे और इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों देखिए, हम मोलों की संख्या और NF में रिलेशन देखें तो हमको ये फॉर्मूला मिल रहा है n समानुपाती 1 बटे n फैक्टर। तो अगर हम एनोड और कैथोड प्रोडक्ट में इसका रिलेशन प्राप्त करेंगे तो हमको मिलेगा Na। Na का मतलब एनोड के उत्पाद के मोल बटे Nc कैथोड के उत्पाद के मोल बराबर, अब यहां उल्टा हो जाएगा, n फैक्टर कैथोड बटे n फैक्टर एनोड। जब इसको हम सवालों में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जो हम लोगों का पुराना तरीका हुआ करता था, n1 बटे n2 बराबर nf2 बटे nf1। तो इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, स्टार्ट हमने कहां से किया था, उसी फॉर्मूले पर पहुंचते हैं। W बराबर n इंटू Q बटे 96,500 इंटू n फैक्टर। अब देखिए, तुल्यांकी भार जिसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, मैं लिख देता हूं EQUI VALENT इक्विवेलेंट वेट ऑब्लिक मास भी इसको कहते हैं। ये E बराबर होता है m बटे n फैक्टर, मोलर मास बटे n फैक्टर। तो देखिए, इस फॉर्मूले में m बटे n फैक्टर लिखा हुआ है, तो हम इसके स्थान पर कर देते हैं E। तो W बराबर मिलेगा E इंटू Q अपॉन 96,500। ये एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसकी सहायता से फैराडे का दूसरा नियम निकल आएगा। और वो क्या होगा देखिए जरा, इससे हमको पता चल रहा है कि W समानुपाती E। तो दो स्थितियों में या दो इलेक्ट्रोडों के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं, दो इलेक्ट्रोडों में, तो मिलेगा W1 बटे W2 बराबर होगा E1 बटे E2। यही कहलाता है फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। अभी इसको हम लिखेंगे, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये फैराडे के पहले नियम से ही दूसरे नियम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो बच्चों देखिए, जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया हुआ है, इसी से दूसरा नियम बनेगा। तो अब लिखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। श्रेणी क्रम में जुड़े। और बच्चों ध्यान दें, जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो आवेश समान रहता है।
आवेश समान। तो श्रेणी क्रम में जुड़े दो या अधिक वैद्युत अपघटनी सेलों के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात देख रहे हो, उधर लिखा है W1/W। उनके तुल्यांकी भारों यानी इक्विवेलेंट वेट के अनुपातों के बराबर होता है। फॉर्मूला बना लेंगे हम। दो उत्पाद प्राप्त होने की स्थिति में फॉर्मूला वही हो जाएगा W1/W2 बराबर E1/E2। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने आज फैराडे के नियमों को पढ़ा। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब होता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। दो सेल लेना है हमको, दोनों में प्लेटें रहेंगी दो, एनोड और कैथोड कौन होगा अभी मालूम चलेगा आपको। दूसरा ले लेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले सेल की दूसरी प्लेट को हम दूसरे सेल की पहली प्लेट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब बाकी जो बची हुई प्लेट है चाहे जिससे जोड़ दीजिए आप, यहां हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं तो बची हुई प्लेट नेगेटिव से जुड़ जाएगी। ये सेल हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक। तो देख पा रहे हैं ये प्लस से जुड़ा है तो ये हो जाएगा एनोड, और दूसरे सेल के लिए जो माइनस जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा कैथोड, माइनस एनोड वाला भी प्लस का। अब देखिए पहले सेल में देखें, अगर पहली प्लेट एनोड है तो दूसरी कैसी होगी, कैथोड होगी। कैथोड ये माइनस का रहेगा, और दूसरे वाले सेल की जो पहली प्लेट है उसको अगर हम देखना चाहें तो देखिए दूसरी प्लेट कैसी है, कैथोड है, तो ये हो जाएगा एनोड और ये प्लस होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में इनको जोड़ सकते हैं। हालांकि इसको आपको थ्योरी के साथ शामिल करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको अलग से नोट हेडिंग के अंतर्गत अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो बच्चों आज आपने देखा कि फैराडे के जो नियम हैं वो दो प्रकार के हैं, पहले नियम और दूसरे नियम। पहले नियम केवल एक सेल के लिए, दूसरे नियम दो या अधिक सेलों के लिए अप्लाई होगा। जबकि जो दूसरा नियम है वो पहले नियम से ही निकलकर प्राप्त हुआ है। तो अगर आप पहले नियम की ढंग से याद रख पाएंगे तो सवाल आप पूरी तरह से हल कर लेंगे। तो जो सवालों के लिए मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनको आप याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद सवालों को हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।